तो चलिए सीधे आज के टॉपिक में चलते हैं। आज हम एक बहुत ही मजेदार और डायनामिक नोटबुक स्टाइल रिवीजन मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा टॉपिक है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी जनन स्वास्थ्य। देखिए, बायोलॉजी के ये कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स कई बार कंफ्यूज कर देते हैं, है ना? पर इस सेशन को डिजाइन ही ऐसे किया गया है कि हर एक फैक्ट आपके दिमाग में परफेक्टली क्लियर हो जाए। हम डायरेक्ट सोर्स मटेरियल को ब्रेक डाउन करेंगे, बिल्कुल क्लियर पॉइंट्स के साथ। तो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। क्विकली सिलेबस इंडेक्स पर नजर डालते हैं। आज हम इन 5 की टॉपिक्स पर फोकस करेंगे। पहला, डेफिनेशंस और प्रोग्राम्स। दूसरा, पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल। तीसरा, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी का लीगल ढांचा। चौथा, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज। और आखिरी, इनफर्टिलिटी और ART तकनीकें। बस यही रोड मैप है अपना। तो शुरुआत करते हैं सेक्शन 1 से, डेफिनेशंस एंड प्रोग्राम्स। बेसिकली जनन स्वास्थ्य के फंडामेंटल्स को समझते हैं। आपको पता है यहां सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ का मतलब सिर्फ फिजिकल ऑर्गन्स का ठीक होना बिल्कुल नहीं है। अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की सुने तो उन्होंने इसकी एक बहुत ही कमाल की होलिस्टिक डेफिनेशन दी है। सबसे जरूरी पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये कि सच्चा जनन स्वास्थ्य एक टोटल वेल बीइंग है। मतलब इसमें फिजिकल हेल्थ के साथ साथ आपकी इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल हेल्थ भी पूरी तरह से इंक्लूडेड है। एक ऐसी सोसाइटी जहां लोगों की आपस में इमोशनल और बिहेवियरल इंटरैक्शंस हेल्दी हों, एक्चुअली में वही सोसाइटी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहलाती है। मेक सेंस, राइट? अब जरा इस टाइमलाइन को देखिए। आपको जानकर शायद गर्व हो कि पूरी दुनिया में भारत पहला ऐसा देश था जिसने 1951 में ही नेशनल लेवल पर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स की शुरुआत कर दी थी। लिटरली ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल माइलस्टोन था। फिर समय के साथ ऑब्वियसली इन प्रोग्राम्स का इवैल्यूएशन हुआ और आज इन्हें एक बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्रिहेंसिव फॉर्म में चलाया जा रहा है। इसे हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ यानी RCH प्रोग्राम्स। इसके तहत गवर्नमेंट और NGOs दोनों मिलकर ऑडियो विजुअल और प्रिंट मीडिया के थ्रू लोगों में जागरूकता फैला रहे हैं। यहां तक कि स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि यूथ को बिल्कुल सही जानकारी मिले और किसी भी तरह के मिथ्स या गलत धारणाओं से बचा जा सके। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, पॉपुलेशन और बर्थ कंट्रोल यानी ग्रोथ और फैमिली वेलफेयर को कैसे मैनेज किया जाए। 1.2 बिलियन यानी 1.2 बिलियन ये 2011 की सेंसस के हिसाब से हमारे देश की आबादी थी। सोचिए 1947 में आज़ादी के वक्त हमारी आबादी सिर्फ करीब 350 मिलियन थी, जो साल 2000 आते आते 1 बिलियन का मार्क क्रॉस कर गई। पर अचानक ही इतनी तेजी से बढ़ी कैसे? इसका मेन रीजन था डेथ रेट्स, मैटरनल मोर्टालिटी रेट और इन्फेंट मोर्टालिटी रेट में आई तेजी से गिरावट। हालांकि RCH प्रोग्राम्स ने इस ग्रोथ रेट को थोड़ा कंट्रोल जरूर किया है, लेकिन इतनी बड़ी आबादी के साथ रिसोर्स स्कैर्सिटी यानी संसाधनों की कमी का खतरा तो बना ही रहता है ना। इसीलिए आज के टाइम में फैमिली वेलफेयर और बर्थ कंट्रोल मेथड समझना लिटरली एक जरूरत बन चुका है। तो इन बर्थ कंट्रोल मेथड्स को हमने इस टेबल में नीटली क्लासिफाई कर दिया है ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। पूरा सीन 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है। पहला है नेचुरल मेथड, जिसमें किसी भी दवा या एक्सटर्नल डिवाइस का यूज नहीं होता, जैसे पीरियोडिक एब्स्टिनेंस या लैक्टेशनल एमेनोरिया। इनका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इनमें साइड इफेक्ट्स ऑलमोस्ट जीरो होते हैं, पर हां, फेलियर रेट काफी हाई होता है। दूसरा आता है बैरियर मेथड, जैसे कि कॉन्डोम्स। ये बेसिकली स्पर्म और ओवम को फिजिकली मिलने से रोकते हैं और ये मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं। और तीसरा है सर्जिकल मेथड, जो एक परमानेंट सोल्यूशन माना जाता है। लेट्स लुक इनटू दैट। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। ये सर्जिकल मेथड दिखा रहा है स्पेसिफिकली ट्यूबेक्टमी। इस प्रोसेस में होता क्या है कि फीमेल्स की फलोपियन ट्यूब्स का एक छोटा सा हिस्सा काट के बांध दिया जाता है। ये क्लियरली गमीट्स के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देता है। अब देखिए, ये मेथड फैमिली प्लानिंग के लिए हाईली इफेक्टिव तो फॉर श्योर है, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है वो ये कि इसकी रिवर्सिबिलिटी यानी इसे वापस पहले जैसा करना बहुत बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इसका डिसीजन हमेशा एक मेडिकल एक्सपर्ट की प्रॉपर सलाह के बाद ही लिया जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। सेक्शन 3, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। यहां हम स्ट्रिक्टली इसके कानूनी ढांचे और MTP एक्ट की बात करेंगे। देखिए, हमारे देश में MTP यानी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को कंप्लीटली लीगल रिकॉग्निशन मिली हुई है, लेकिन इसका मिसयूज रोकने के लिए रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2017 में MTP एक्ट में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट किया था, जिसका मेन गोल था मैटरनल मोर्टालिटी को कम करना। इस नए एक्ट के अनुसार रूल्स बहुत क्लियर हैं।
स्टेप 1, अगर प्रेगनेंसी 12 हफ्तों तक की है तो उसे टर्मिनेट करने के लिए आपको एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की राय चाहिए होती है। स्टेप 2, अगर प्रेगनेंसी 12 से 24 हफ्तों के बीच है तब 2 डॉक्टर्स की अप्रूवल जरूरी हो जाती है, और ये भी सिर्फ तभी अलाउ होता है जब मां की जान को कोई एक्सट्रीम खतरा हो या फिर होने वाले बच्चे में कोई सीवियर फिजिकल या मेंटल एबनॉर्मेलिटी हो। ये स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि फीमेल फोर्टिसाइड यानी कन्या भ्रूण हत्या जैसी इलीगल और गलत प्रैक्टिसेस को पूरी तरह से रोका जा सके। मूविंग ऑन टू सेक्शन 4, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। यहां हम रिस्क्स और इनके प्रिवेंशन रूल्स को समझेंगे। वैसे सोर्सेज बताते हैं कि 15 से 24 साल का जो एज ग्रुप है ना, वही इन इन्फेक्शंस का सबसे वल्नरेबल डेमोग्राफिक है। ओके, टाइम फॉर अ क्विक रिवीजन क्वेश्चन। दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए और सोचिए, ऐसी कौन सी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस हैं जिन्हें मेडिकली कंप्लीटली इनक्योरेबल यानी पूरी तरह से लाइलाज माना जाता है? एनी गेसेस? रिकॉल करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्पीज या HIV सोचा था तो आप बिल्कुल सही हैं। ये 3 STDs इनक्योरेबल हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इन्हें छोड़कर बाकी ऑलमोस्ट सभी STDs पूरी तरह से ठीक हो सकती हैं। शर्त सिर्फ इतनी है कि उन्हें शुरुआती दौर में ही पहचान लिया जाए और प्रॉपर ट्रीटमेंट लिया जाए। प्रॉब्लम कहाँ आती है? अक्सर सोशल स्टिग्मा या लोग समाज के डर की वजह से डॉक्टर के पास ही नहीं जाते, और यही आगे चलकर बड़ी कॉम्प्लिकेशंस बन जाता है। इसीलिए प्रिवेंशन ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। रूल्स बहुत सिंपल हैं। अननोन या मल्टीपल पार्टनर्स अवॉइड करें, इंटरकोर्स के दौरान हमेशा कॉन्डम्स का यूज करें, और थोड़ी सी भी आशंका होने पर बिना शर्म के तुरंत एक क्वालिफाइड डॉक्टर से चेकअप करवाएं। ये रूल्स सुनने में छोटे लगते हैं पर सच में जान बचा सकते हैं। अब आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, सेक्शन 5, इनफर्टिलिटी एंड ART। जब नेचुरल प्रोसेसेस काम नहीं करते तब एडवांस्ड मेडिकल साइंस किस तरह से उम्मीद जगाती है, आइए देखते हैं। इनफर्टिलिटी, जिसे हम हिंदी में वंध्यता कहते हैं, इसका बेसिक मतलब है अनप्रोटेक्टेड कॉइटस के बावजूद बच्चे पैदा करने में असमर्थता। अब यहाँ एक सबसे क्रूशल पॉइंट है जो हमें डिस्कस करना ही चाहिए। हमारी सोसाइटी में अक्सर इसके लिए सिर्फ फीमेल्स को दोष दिया जाता है, राइट? पर हमारे सोर्स मटेरियल्स स्ट्रिक्टली ये क्लियरली स्टेट करते हैं कि ये समस्या मेल पार्टनर में भी उतनी ही आम हो सकती है, और इसके कारण सिर्फ फिजिकल नहीं होते। ये कंजेनिटल यानी जन्मजात हो सकते हैं, इम्यूनोलॉजिकल हो सकते हैं, या यहाँ तक कि साइकोलॉजिकल भी हो सकते हैं। इस साइंटिफिक सच्चाई को समझना और मानना एक हेल्दी और प्रोग्रेसिव माइंडसेट के लिए एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो जब नॉर्मल ट्रीटमेंट्स रिजल्ट नहीं देते तब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज यानी ART का सहारा लिया जाता है। इस टेबल में हमने इन एडवांस टेक्निक्स को नीटली मैप आउट किया है ताकि इनकी फुल फॉर्म्स आपको आसानी से याद हो जाएं। पहला है IVF यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे लोग आम भाषा में टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसमें बेसिकली बॉडी के बाहर लैब में फर्टिलाइजेशन करवाया जाता है। फिर उस अर्ली एम्ब्रियो को, अगर वो 8 ब्लास्टोमियास तक की स्टेज में है, तो उसे फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर कर देते हैं, जिसे जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफिलोपियन ट्रांसफर कहते हैं। और अगर वो 8 ब्लास्टोमियास से बड़ा है तो उसे डायरेक्टली यूट्रस में ट्रांसफर करते हैं, जिसे IUT यानी इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफर कहते हैं। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये टर्म्स और इनके डिफरेंसेस लिटरली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन्हें अच्छे से नोट कर लीजिए। हालांकि ये आर्ट टेक्निक्स मेडिकल साइंस का एक चमत्कार हैं, लेकिन सच्चाई ये भी है कि ये काफ़ी महंगी होती हैं और हर जगह अवेलेबल भी नहीं है। इसीलिए आज का ये सेशन रैप अप करने से पहले सोर्स मटेरियल के एक बहुत ही प्रोफाउंड और ब्यूटीफुल थॉट पे नज़र डालते हैं। वहाँ लिखा है कि हमारे देश का कानून बच्चों को लीगली गोद लेने की इजाज़त देता है। जो कपल्स बच्चा चाहते हैं उनके लिए यह सबसे बेहतरीन और एक बहुत ही नेक विकल्प है। सोचिए इस बारे में। मेडिकल साइंस के पास तकनीकी समाधान तो डेफिनेटली हैं, लेकिन क्या एक अनाथ बच्चे को अपना घर देना ह्यूमैनिटी और साइंस का सबसे बेहतरीन कॉम्बिनेशन नहीं है? इस विचार के साथ मैं आपको आज यहाँ छोड़ता हूँ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये एक्सप्लेनर आपके रिवीजन में हेल्पफुल रहा होगा। कीप रिवाइजिंग एंड स्टे क्यूरियस।